सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशील वर्मा और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स इन डीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग भी वही करने वाले हैं जो डेली करते हैं, पढ़ाई करने वाले हैं और क्या। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 2.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 से पहले जितना भी थ्योरी पार्ट है उसको हमने कवर कर लिया था। तो अगर आपको थ्योरी पार्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हैं और वहां से लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं और उनको इक्वल दिखाया गया है। तो कह रहा है कि उनके इक्वल होने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब वो ऑर्डर पेयर कौन कौन से हैं? तो जो पहला ऑर्डर पेयर है हमारे पास, वो हमारे पास है x/3 + 1 कामा y - 2/3। ठीक है, ये दिया गया है कि ये ऑर्डर पेयर जो है ये हमारे पास इक्वल है 5/3 कामा 1/3 के। तो कह रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल हो। मतलब क्या है कि पहले ऑर्डर पेयर का पहला टर्म दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले टर्म के इक्वल हो। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। अब इस ऑर्डर पेयर का पहला टर्म ये वाला है और इसका पहला टर्म ये वाला है, यानी कि इन दोनों ऑर्डर पेयर के इक्वल होने के लिए ये टर्म और ये टर्म इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स x/3 + 1 = 5/3। फर्दर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो x/3 = 5/3 - 1, तो ये हो जाएगा 2/3। तो जो 3 है डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, फर्दर क्या करते हैं, इसका जो सेकेंड टर्म है वह इसके सेकेंड टर्म के इक्वल होगा, तो इन दोनों के इक्वल करते हैं। तो जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा y - 2/3 = 1/3। अब क्या होगा, यहाँ से y = 1/3 और प्लस 2/3, तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा 3/3, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 के लिए ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B दिया गया है, उसमें एलिमेंट दिए गए हैं 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो मैंने आपको पहले ही फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। अब A में इसने बताया है कि 3 एलिमेंट हैं, तो 3 इंटू, अब इसने B में नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बताया है, सीधे B को दे दिया है। ठीक है, मतलब इसे लगता था कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं निकालना आता है, लेकिन हमें तो आता है। तो B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? B में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9। यानी कि जो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? उसमें हमारे पास 9 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो सेट दिए गए हैं। ठीक है, एक सेट हमारे पास G दिया गया है, G हमारे पास क्या है 7, 8। ठीक है, और एक सेट हमारे पास H दिया गया है और H के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 5, 4 एंड 2। अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि आपने G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना है। तो निकाल लेते हैं, कोई उसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं कि नहीं निकाल पाएंगे, और रॉकेट साइंस होता भी तो भी निकाल लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ सीखने के लिए ही आए हैं। तो हमें G क्रॉस H निकालना है। इसका मतलब क्या है कि 7, 8 क्रॉस H में क्या है 5 है, 4 है और 2 है। अब G क्रॉस H, तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ का एक एलिमेंट फिक्स करो और इसके हर एक एलिमेंट के साथ क्या करो, उसका ऑर्डर पेयर लिख दो। तो यहाँ का 7 एलिमेंट फिक्स किए और इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर लिख दीजिए, यानी कि 7, 5, फिर 7, 4 और इसके बाद क्या हो जाएगा 7, 2 हो जाएगा। अब 7, 2 यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो फिर यहाँ से नया एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो 8 सेलेक्ट कर लिया, 8 का पहले किसके साथ ऑर्डर पेयर, 5 के साथ ऑर्डर पेयर लिखेंगे, फिर 8 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर लिखेंगे और फिर उसके बाद 8 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, G क्रॉस H हो गया। ठीक है,
तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम H क्रॉस G की वैल्यू निकाल सकते हैं। H क्रॉस G आप लोग खुद निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। मतलब पहले तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, और अगर स्टेटमेंट गलत है तो उसको क्या करना है, हमें सही करके उसको करेक्ट वर्जन में क्या करना है, लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें एक सेट P दिया गया है। P में क्या है, 2 एलिमेंट है M, N, और Q में क्या है, N, M है। ठीक है, तो कह रहा है कि देन P क्रॉस Q क्या ये होगा M, N, N, M। तो चलिए देख लेते हैं। पहले में कह रहा है कि जो P है ये हमारे पास दिया गया है M, N दिया गया है, और जो Q है ये क्या दिया गया है, ये हमारे पास N, M दिया गया है। तो कह रहा है कि क्या जो P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा P क्रॉस Q, क्या इसमें 2 एलिमेंट होंगे, मतलब क्या ये इसके बराबर होगा M, N और N, M। तो देखिए बगैर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले आप बता सकते हैं कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। इसके P में कितने एलिमेंट है, 2, Q में कितने एलिमेंट है, 2, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 × 2 यानी कि 4 एलिमेंट होंगे। लेकिन यहां पर तो केवल 2 ही एलिमेंट दिए गए हैं, मतलब यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो गलत है तो एक काम और बढ़ गया, इसने कहा है कि अगर गलत है तो आपको उसको सही करके लिखना है। तो सही करके लिख देते हैं। सही करके लिखने का मतलब क्या है कि हमें P क्रॉस Q की वैल्यू सही सही लिखनी है। तो P क्रॉस Q क्या है, M, N। भाई इस M का इस N के साथ पहले पेयर, फिर इस M का M के साथ, तो M, M आ जाएगा। इसके बाद क्या है, इस N का इस N के साथ, यानी कि एक एलिमेंट आएगा N, N, और इसके बाद क्या आएगा N, M, यानी कि एक एलिमेंट आ जाएगा N, M। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट मिस थे, एक तो ये N, N मिसिंग था और एक M, M मिसिंग था। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। सही है भैया, ये तो सीधे सीधे कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही लिखी है। कह रहा है कि अगर A और B 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी होगा, नॉन एम्प्टी होगा। भाई जब A भी नॉन एम्प्टी है, B भी नॉन एम्प्टी, तो A क्रॉस B में कम से कम एलिमेंट तो कुछ ना कुछ आएंगे ही, तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नॉन एम्प्टी तो होगा ही, लेकिन साथ में उसमें पेयर होंगे X, Y टाइप के, कि X A से होगा, Y B से होगा, तो होगा ही, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट ये क्या है, ये हमारे पास ट्रू है। तो जब ट्रू है तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ A इक्वल्स टू 1 2, थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें एक सेट दिया गया है A और इसमें एलिमेंट दिए गए हैं 1, 2। ठीक है, और एक सेट B दिया गया है और इसमें एलिमेंट दिए गए हैं 3, 4। करेक्ट। फिर कह रहा है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू फाई। ये कह रहा है कि क्या A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई ये हमारे पास क्या फाई के इक्वल होगा। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई निकालने के लिए पहले B इंटरसेक्शन फाई निकालना पड़ेगा। अब B इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, भाई किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा। अब जानते हैं कि इंटरसेक्शन में वह एलिमेंट आते हैं जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, लेकिन ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं आने वाला है। और जब कॉमन नहीं आने वाला है इसका मतलब है कि जो B इंटरसेक्शन फाई होगा ये खुद में क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। यानी कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, A क्रॉस फाई, क्योंकि B इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू क्या है, फाई है। और हमने कहा था कि अगर आप कुछ नंबर ऑफ सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं और उनमें से कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी सेट हो जाता है तो फाइनली जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी हो जाता है। तो A का फाई के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो यहाँ पर फाई ही लिखा है, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है थर्ड, ये भी क्या है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट है तो दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से 4th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 5th नंबर की बात करते हैं।
चलिए फिफ्थ की भी बात कर लेते हैं। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में हमारे पास एक सेट दिया गया है, उसमें -1, 1 है और कह रहा है कि आपको A क्रॉस A निकालना है। आप याद करिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल किया था और उसमें हमने P क्रॉस P निकाला था। ठीक है, तो जो फिफ्थ है इसमें क्या है कि A इक्वल्स टू दिया है -1, 1। अब हमें निकालना है A क्रॉस A, तो ये क्या हो जाएगा, -1, 1 क्रॉस -1, 1 क्रॉस -1, 1। करेक्ट। अब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई, यहां से वो बना लेंगे। और यहाँ पर जो मतलब यहाँ वैसे अगर 2 सेट का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ ऑर्डर पेयर आते हैं, लेकिन जब 3 सेट होंगे तो क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि उसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट होंगे। इस -1 को उठाए तो पहले तो -1, तो ये हो गया। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, A क्रॉस A में एलिमेंट कितने होंगे, तो 2, चूंकि एक में 2 एलिमेंट है तो 2 × 2 × 2 यानी कि टोटल 8 एलिमेंट आने हैं। फायदा क्या होगा कि जब हम A क्रॉस A लिखेंगे तो हम बाद में काउंटिंग कर लेंगे कि क्या 8 एलिमेंट आ गए हैं। अगर 8 एलिमेंट नहीं है इसका मतलब कोई एलिमेंट छूट गया है, और 8 एलिमेंट है इसका मतलब कि हमने सही लिखा है। ठीक है, तो -1, इसके बाद क्या आ जाएगा, -1, 1। ठीक है, इसके बाद क्या है, -1 और 1। इसके बाद क्या हो सकता है कि हाँ 1, -1 और 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, 4 एलिमेंट हो गए। अब चलिए करते हैं 1, 1 और -1। इसके बाद क्या है 1, -1, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा 1, 1, -1। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 1, हाँ -1 और -1, क्योंकि हमने 1, -1 क्या कहीं पर लिखा है, 1, -1 कहीं पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, -1, 1 और -1। क्या ये एलिमेंट कहीं पर आया है, ये एलिमेंट भी कहीं पर नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। कितने एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक एलिमेंट और बचा, तो 1, 1, 1। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट हो गए। तो इस तरीके से हमने A क्रॉस A को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि A क्रॉस B दिया है, तो A और B फाइंड करना है। तो A और B कैसे फाइंड करते हैं भाई, जो ऑर्डर पेयर हैं उनके जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट A से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट B से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से अगर हम सेट A को लिखेंगे, 6 की अगर बात करें, तो अगर हम सेट A को लिखेंगे तो जो ऑर्डर पेयर है उनके पहले एलिमेंट क्या हैं, तो A है, A, X एक ऑर्डर पेयर है, उसका पहला एलिमेंट A, Y का भी पहला एलिमेंट है तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। फिर B, X का पहला एलिमेंट क्या है, B है, और B, Y का भी पहला एलिमेंट B है, यानी कि सेट A में 2 एलिमेंट होंगे A, B। इसके बाद अगर सेट B की बात करते हैं तो सेट B में ऑर्डर पेयर के जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट है वो कहां पर आएंगे, सेट B में आएंगे। इसका मतलब है अब A, X में सेकंड नंबर पर कौन सा एलिमेंट है, X है, A, Y में क्या है, X है, Y है। ठीक है, फिर इसके बाद BX, BY, तो वहां से भी XY आएंगे। तो इस तरीके से जो सेट A होगा उसमें A, B आएगा, और जो सेट B होगा उसमें X, Y आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि A, B, C, D 4 सेट दिए हैं, कह रहा है वेरीफाई दैट। आपको 2 मतलब पार्ट दिए गए हैं और आपको क्या करना है, उनको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब क्या है कि मैं एक पार्ट वेरीफाई करूंगा और दूसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैंने बार बार कहा है जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पे खड़ा होके कितनी भी देर आपको पढ़ा दूं कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई जादू नहीं है कि मैंने घोल के पिला दिया आपको सब आने लगा। और कुछ लोग अगर जादू सिखाते भी हैं तो सब आपके साथ धोखा कर रहे हैं, सीधी सी बात है। आपको तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात है, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करना है वो कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है
कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये हमारे पास इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। अब वेरीफाई करने का मतलब क्या है? वेरीफाई करने का मतलब है कि आप LHS की वैल्यू निकालेंगे, RHS की वैल्यू निकालेंगे और वहां से दोनों को इक्वल दिखाएंगे। आप इक्वल जबरदस्ती नहीं दिखाएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आने चाहिए। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड कौन सा है? लेफ्ट हैंड है हमारा ये वाला, और इस साइड में क्या पड़ेगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी पड़ेगा, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी को निकालना पड़ेगा। अब जो आपके क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से जो बी इंटरसेक्शन सी है, बी में कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं? बी में है 1 2 3 4 और सी में है 5, 6। तो भाई साहब ये तो बवाल हो गया। बी, अच्छा चलो मैं लिख देता हूं क्योंकि आप लोग कहेंगे सेट नहीं दिख रहा है। बी में कौन सा एलिमेंट है? बी में है 1 2 3 4, ठीक है। और सी में क्या है? 5, 6 है। तो देखिए क्या बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है? भाई यहाँ का ना, यहाँ क्या यहाँ का कोई एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है या यहाँ का कोई एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी 5 हो जाएगा। और अगर बी इंटरसेक्शन सी 5 है इसका मतलब ये हो जाएगा ए क्रॉस 5, और ए क्रॉस 5 का मतलब क्या है? 5, क्योंकि एक सेट क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। तो ये हमारे पास LHS हो गया। अब हम RHS निकाल लेते हैं। RHS क्या दिया है? ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो अब इसके लिए पहले ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस सी निकालो, फिर उनका इंटरसेक्शन निकालो। तो चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो आपकी बुक में जो सेट ए दिया गया है, सेट ए दिया गया है 1, 2। सेट ए क्या दिया गया है? 1, 2 दिया गया है क्रॉस। सेट बी क्या है? सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4। अब 2 × 4 यानी कि टोटल 8 एलिमेंट आने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? पहले 1 का हर एक के साथ ऑर्डर पेयर, तो 1, 1। इसके बाद क्या आएगा? 1, 2 आएगा। इसके बाद 1, 3 आएगा। इसके बाद 1, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 का हर एक के साथ ऑर्डर पेयर, तो 2, 1 आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? 2, 2 आ जाएगा। इसके बाद 2, 3 आ जाएगा। और फाइनली हमारे पास 2, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी हो गया। ए क्रॉस बी के बाद हमें निकालना है ए क्रॉस सी। तो ए हमारे पास तो वही है 1, 2। सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास है 5, 6। तो 5, 6, इसका मतलब आप पहले 1 का हर एक के साथ ऑर्डर पेयर, यानी कि 1, 5 और 1, 6, ठीक है। इसके बाद 2 का हर एक के साथ ऑर्डर पेयर, यानी कि 2, 5 और 2, 6। अब देखिए इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो देखिए इनमें क्या कोई एलिमेंट कॉमन है? तो क्या 1, 1 यहाँ है? नहीं है। 1, 2 नहीं है। 1, 3 नहीं है। 1, 4 नहीं है। 2, 1 ये भी नहीं है। 2, 2 ये भी नहीं है। 2, 3 ये भी नहीं है। और फाइनली ये जो 2, 4 है ये भी यहाँ पर नहीं है, यानी कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो देखिए LHS भी एम्प्टी आ रहा है, RHS भी एम्प्टी आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो ये LHS है ये क्या है? RHS के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हम कर लेंगे। सेकेंड पार्ट आपको करना है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। यानी कि हमें ये देखना है कि क्या ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो कैसे देखेंगे? पहले हमने ए क्रॉस सी तो निकाल ही लिया है, फिर हम क्या करेंगे? बी क्रॉस डी निकालेंगे, वो आप लोग निकालेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि क्या ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट बी क्रॉस डी में है, क्योंकि सबसेट होने की डेफिनेशन क्या होती है? अगर ये सेट इसका सबसेट है तो इस सेट का हर एक एलिमेंट यहाँ होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि क्या इस ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट बी क्रॉस डी में है। अगर इसका हर एक एलिमेंट बी क्रॉस डी में है, इसका मतलब है कि जो ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस डी का क्या है? सबसेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट ए दिया गया है, उसमें 2 एलिमेंट है 1, 2, और एक सेट बी दिया गया है, उसमें है हमारे पास 2 एलिमेंट 3, 4। तो क्या कह रहा है कि राइट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी तो लिखना आप लोग जानते हैं।
कुछ नई चीज पूछे तो मैं बताता हूं। फिर कह रहा है कि राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। ओके ओके, सो नाइस। तो चलिए, ए में क्या कह रहा है, ए में हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं 1, 2 और बी में हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं 3, 4। ठीक है गाइस। तो पहले तो कह रहा है कि आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो भैया फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब है दिस क्रॉस दिस, इसका मतलब है 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, कामा 1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर, कामा 2 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, और फाइनली 2 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर। फिर कह रहा है कि जी अब ये क्रॉस बी क्या एक सेट ही तो निकल के आया है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है। पहला क्वेश्चन है कि इस ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, तो कितने सबसेट होंगे इसका मतलब क्या है भाई, हमने पावर सेट पढ़ा था। पावर सेट में क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आते थे किसी भी सेट के। तो हमने देखा था कि अगर कोई सेट है ए और इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं, ठीक है, अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो ए के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 2 की पावर m। तो जहां, ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं किसके, ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, तो 2 की पावर, और इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, यानी कि इसमें टोटल, इसके टोटल 16 सबसेट हो जाएंगे। तो पहला तो क्वेश्चन ये था। फिर कह रहा है कि अगर इसके 16 सबसेट हैं तो आपको क्या करना है, उन सबको लिस्ट करना है, मतलब एक एक सबसेट को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर 16 सबसेट को लिस्ट करता हूँ तो बहुत ही लंबा जाएगा, मैं बता देता हूँ कि कैसे लिस्ट करेंगे। वैसे आप लोग सबसेट बनाना जानते होंगे, इतना तो आप लोगों ने सेट में सीख ही लिया है, ठीक है। तो जो पहला सबसेट आता है वो क्या आता है, सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट, क्योंकि वो हर एक सबसेट का सबसेट हो जाता है, ठीक है। हर एक, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से एम्प्टी सेट है, हर एक सबसेट का सबसेट हो जाता है। तो पहला जो सबसेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। इसके बाद क्या होता है कि जो सेट है जिसका हमें सबसेट बनाना है, उसके सिंगल सिंगल एलिमेंट को उठाते हैं और सबसेट बनाते हैं। तो एक सबसेट में क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा 1, 3। फिर एक सबसेट कौन सा होगा, उसमें ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 1, 4। फिर ये क्या होगा 2, 3, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा 2, 4, करेक्ट। अब सबसेट बनाने के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, तो इन दोनों को लिए, फिर इन दोनों के लिए, फिर इन दोनों को लिए, फिर जितने पेयर बन सकते हैं, फिर क्या करेंगे, इनको लेंगे, फिर इनको लेंगे, मतलब आप जैसे जितने भी तरीके से दो के पेयर बना सकते हैं बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा ये गलती मत करिएगा कि एक बार आप ले लें 1, 3 और एक ले लें 1, 4, तो यह एक सबसेट हो गया। फिर आप कहें कि एक बार इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। आप ये सोच सकते हैं कि एक बार क्या किया हमने, 1, 4 को इधर लिख दिया और 1, 3 को इधर लिख दिया, तो एक ये सबसेट हो गया और एक ये सबसेट हो गया। तो भाई साहब, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब भी हम सेट की बात करते हैं तो सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर किसी भी या एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में लिखे जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1, 3 को पहले लिखा गया, 1, 4 को बाद में, यहाँ पर 1, 4 को पहले, 1, 3 को बाद में। तो एज अ सेट ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों दो डिफरेंट सबसेट नहीं होंगे, ये क्या होंगे, एक सबसेट होगा, ठीक है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि सर मेरे तो 16 से ज्यादा आ रहे हैं, तो ज्यादा इसीलिए आएंगे जब आप इस तरीके की कोई गलती करेंगे, या 16 से कम आ रहे हैं तो कम तभी आएंगे जब आप कोई छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो सेट होता है उसमें एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप 1, 3 लिखिए किसी सेट में, या 3, 1 लिखिए, ठीक है। जैसे आप एक सबसेट लिखिए 3, 1
और फिर लिखिए 1,3। तो ये दोनों क्या होंगे एज अ सेट, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये गलती यहाँ पर नहीं करनी है। तो यहाँ पर टोटल इस तरीके से, फिर क्या करेंगे 2-2 के पेयर लेंगे, फिर क्या करेंगे 3-3 के पेयर लेंगे, और फिर क्या करेंगे 4 का पेयर लेंगे। तो चूंकि इसके अंदर 4 ही एलिमेंट हैं, तो जो 4 ऑर्डर का सबसेट बनेगा वो हमारे पास एक ही बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 16 सबसेट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरीके से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि let A and B be two sets such that number of element in A is equal to 3, number of element in B is equal to 2, और दिया है कि if x y y2 z1 are in A cross B, find A B where x y are distinct elements। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। तो इसमें भी वो कोई ऐसा नहीं कि उसने बस थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करके लिख दिया, कुछ नया उसने तो पूछा ही नहीं है। मतलब जितने क्वेश्चन हैं उनका कोई लेवल ही नहीं है, घूम फिर के एक ही चीज पूछ रहा है। जैसे हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी सेट में, आई थिंक 1.6 था क्या, मिसलिनियस के पहले, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे आई थिंक 8 क्वेश्चन थे, उन सब में एक ही फार्मूला लग रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। हर एक क्वेश्चन में यही फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो कोई विशेष फायदा नहीं होता ऐसे क्वेश्चन से, क्योंकि जब आप डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन करते हैं ना, तो फिर वहां पर थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें भी कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो। अब इसमें दिया है कि ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, और x 1 y 2 z 1 a क्रॉस b में है। तो a क्रॉस b में है, तो अगर a के नंबर ऑफ एलिमेंट लिखें तो जो ऑर्डर पे है उनके पहले एलिमेंट a में आ जाएंगे। तो क्या क्या आ जाएगा x y z, यानी कि a में क्या आ जाएगा x y z आ जाएगा। और इसने बता दिया है कि x में 3 ही एलिमेंट हैं, तो यहाँ से 3 एलिमेंट आ गए, तो a में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे x y z हो जाएगा। फिर इसने बोला है b, तो b के लिए क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर के सेकंड नंबर के एलिमेंट है, जैसे x, 1 में दूसरे नंबर पर 1 है, तो इसमें क्या आएगा 1 आएगा। फिर y, 2 में 2 यानी कि 2 आएगा, z, 1 में 1, तो 1 हमने पहले लिख लिया। और इसने बोल दिया है कि b में क्या है, केवल 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट आ गए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा b हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा देखो, इसने एक चीज और बोला है, x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट क्यों बोला, क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट ना बोलता तो हो सकता था कि कोई 2 एलिमेंट इसमें इक्वल हो जाते, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो उस केस में ए में 3 एलिमेंट नहीं बनते। ठीक है, तो इसीलिए उसने बोला है कि एक्स वाई जेड क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट अमंग व्हिच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। Find the set A and the remaining elements of A cross A। ओके। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि जो A क्रॉस A है, A कोई सेट है, ठीक है, और A क्रॉस A में हमारे पास 9 एलिमेंट है, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन A क्रॉस A, ये हमारे पास कितने हैं, 9 है। इसके बाद क्या कह रहा है कि अमंग व्हिच -1, 0 एंड 0, 1 आर फाउंड। मतलब क्या है कि जो -1, 0 है, ये बिलोंग कर रहा है कहां पर, A क्रॉस A में, और इसके बाद 0, 1 है, ये बिलोंग कर रहा है A क्रॉस A में। तो कह रहा है कि पहले तो हमें सेट A फाइंड करना है, उसके बाद A क्रॉस A में 9 एलिमेंट थे ना, हमें केवल यहां से 2 ही तो पता चले, तो बाकी जो एलिमेंट है उसको भी हमें पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। अब देखिए, पहले तो हमें सेट A फाइंड करना है कि सेट A क्या है। तो सिंपल सी बात है भाई, देखिए हमने कहा था कि A क्रॉस B, अगर यहाँ पर A क्रॉस B लिखा होता, तो जो ऑर्डर पेयर थे इनके पहले एलिमेंट A से बिलोंग करते और दूसरे नंबर के एलिमेंट B से बिलोंग करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि A क्रॉस A है, यानी कि पहले नंबर के एलिमेंट भी A से बिलोंग करेंगे और दूसरे नंबर के एलिमेंट भी A से बिलोंग करेंगे। तो अगर हम पहले नंबर के एलिमेंट की बात करें, तो यहाँ पर -1 और 0 आ रहा है, तो पहले -1 और 0 A से बिलोंग करेंगे,
यानी कि -1 और 0 ए में जाएंगे। फिर क्या है 0,1 ए से बिलोंग करेंगे, यानी कि 0,1 भी ए में जाएंगे। तो 0 हमने पहले से ही लिख रखा है, 1 को नहीं लिखा है, तो 1 को भी हमने यहाँ पर लिख दिया। यानी कि जो सेट ए है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, -1, 0 और 1 होंगे। अब क्या करना है, ए क्रॉस ए के बचे हुए एलिमेंट को लिस्ट करना है। तो चलिए ए क्रॉस ए का मतलब है -1, 0, 1 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट -1, 0, 1 के साथ में। तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 कामा -1 आएगा पहला एलिमेंट। पहले सभी एलिमेंट लिख लेते हैं, -1 कामा -1। इसके बाद क्या है -1 कामा 0। इसके बाद क्या है -1 कामा 1। इसके बाद क्या है 0 कामा -1। इसके बाद क्या है 0 कामा 0। फिर क्या आएगा 0 कामा 1 आएगा। फिर क्या आएगा 1 कामा -1 आएगा और फिर 1 कामा 0 आएगा और एट लास्ट आ जाएगा 1 कामा 1। करेक्ट। अब देखिए -1, 0 ये प्रेजेंट था पहले से, हमें पता था। 0 कामा 1 ये भी पता था। तो बाकी जो एलिमेंट हुए कौन कौन से हुए, ये और ये और ये और ये क्या होंगे, बचे हुए एलिमेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक राशि के सभी एलिमेंट को फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके पास कोई डाउट होगा, क्योंकि ऐसा कोई था नहीं है या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था एक्सरसाइज में कि आपके पास कोई डाउट रह जाए। ठीक है, फिर भी आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं जो कि मेन इस चैप्टर का जो नेम था रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम बात करने वाले हैं रिलेशंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे कि आप लोग रियल लाइफ में रिलेशन देखते हैं, बहुत से लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा कंटेंट ला पा रहा हूं तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।